Good afternoon, everyone. So let's start this session today. तो जैसे आपको पता है कि लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने डाइपोल्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस की थी, राइट? We saw how to find out, interaction between two dipoles, and we talked about all those varieties, right? So let's start और उसके आगे बढ़ते हैं आज, ठीक है? तो इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक सवाल देखते हैं। आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में आपको जो डेरिवेशन करवाया था या फिर जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो लास्ट क्लास की जो डिस्कशन थी, जस्ट एक क्विक रिकैप करता हूं मैं आपके साथ। आपको याद है टॉर्क की जो वैल्यू आई थी डाइपोल की, वो आई थी पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यू रिमेम्बर? तो अपने को ये समझ में आता है कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी and it is equal to the product of two vectors, which is p vector and e vector. What is p vector? P vector is the dipole moment vector. It is a dipole moment vector. ठीक है? P vector is a dipole moment vector, and what is E vector? E is the electric field vector, if you remember, right? ये कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला जो चीज अपने को समझना है वो ये है कि सपोज मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, ध्यान से देखो, and let us say that we are having a dipole like this is minus q and this is plus q, ये दिया हुआ है, and this is making an angle of 45 degree with the direction of electrical field। ठीक है, ये जो माइनस क्यू चार्ज दिया गया, ये मास m है, यहाँ पे एक छोटा सा मास m है जिसके ऊपर ये माइनस क्यू चार्ज दी गई है, और यहाँ पे एक छोटा सा मास अगेन m है जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज दी गई है। तो आपको बताना है what is angular acceleration of dipole at this moment, मतलब जिस मोमेंट में ये डायग्राम है उस मोमेंट पे उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी है, बताइए, सोचिए एक मिनट। ओके, ध्यान से देखिए, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्यों लिया? बिकॉज डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। इज दिस द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? तो डाइपोल मोमेंट इधर है और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो इस तरफ है, और दोनों के बीच का एंगल है 45 डिग्री। तो मेरा जो टॉर्क हुआ, टॉर्क हम कैसे लिखते हैं? हाउ डू यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? फर्स्ट वेक्टर की तरफ, क्रॉस प्रोडक्ट याद करो, फर्स्ट वेक्टर की तरफ, दैट इज पी वेक्टर की तरफ, इधर आपका पी वेक्टर का डायरेक्शन है। तो पी वेक्टर की तरफ आपको अपने राइट हैंड का पाम रखना पड़ेगा और उसे घुमाना पड़ेगा ई वेक्टर की तरफ। किधर जा रही है आपकी राइट हैंड की थंब? आपकी राइट हैंड की थंब जा रही है इस व्हाइट बोर्ड के नीचे, राइट? तो आपकी जो टॉर्क वेक्टर है, ये टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन, ये टॉर्क वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी पी ई साइन 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1/√2। और इसकी डायरेक्शन किधर है? इसकी डायरेक्शन है इनसाइड द व्हाइट बोर्ड, क्रॉस। आपको क्रॉस और डॉट का मतलब समझ में आता है? सो ये टॉर्क आया। ये टॉर्क जब किसी भी बॉडी के ऊपर टॉर्क लगता है, मान लो ये प्लस एम माइनस एम दो ऐसे मासेज हैं जिनके ऊपर चार्ज दिया गया है, एंड दे आर कनेक्टेड, इनकी लेंथ मान लो 2l है, एंड दे आर कनेक्टेड बाय मासलेस रॉड, तो ये एक डाइपोल बनाते हैं। फिजिकल अगर आप समझोगे तो डाइपोल ऐसा होगा। तो इसकी
टॉर्क निकल आई, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, अगर आप ऐसे छोड़ दोगे, किसी पॉइंट के अबाउट में हिंज नहीं है, तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा, ये टॉर्क इसको घुमाएगा। किस एक्सिस के अबाउट में घुमाएगा? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ये जो टॉर्क लग रहा है, इज दिस बॉडी हिंज्ड और इट इज फ्री टू मूव? दिस बॉडी इज फ्री टू मूव। सो इफ दिस बॉडी इज फ्री टू मूव, तो टॉर्क जो लगेगा वो इस बॉडी को किस एक्सिस के अबाउट में घुमाएगा? Yes, it will rotate it about the axis which passes through its center of mass. तो ध्यान से सुनना, if we are having a non-hinged body, then torque acting on it will rotate it about center of mass, about an axis, because center of mass से तो बहुत सारे axis जा सकते हैं, about an axis which passes through center of mass and parallel to torque vector। ये जो मैं लिखा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि डायरेक्टली रोटेशनल से आया हुआ है, और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में रिकैप में बताया हुआ है। सो ये टॉर्क आया, टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई अल्फा। आपने ये भी पढ़ा हुआ है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा फ्रॉम रोटेशनल मोशन। यस और नो? पढ़ा है आपने, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा फ्रॉम रोटेशनल? तो अगर आपने पढ़ा है, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो टॉर्क है और ये जो आई है, ठीक है, टॉर्क एंड आई, ये दोनों, टॉर्क एंड आई, ये दोनों सेम एक्सिस के अबाउट में कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर टॉर्क आप कोई एक गिवन एक्सिस के अबाउट में निकाल रहे हो, तो आई भी आपको उसी एक्सिस के अबाउट में निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे टॉर्क हम किस एक्सिस के अबाउट में निकाल रहे हैं? अगर बॉडी फ्री टू मूव होता है तो टॉर्क हम किसके अबाउट में निकालते हैं? टॉर्क निकालने के 3 पॉइंट सिखाए थे, याद है क्या क्या? हिंज, सेंटर ऑफ मास एंड IAOR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर बॉडी हिंज्ड है तो हम टॉर्क हिंज पॉइंट के अबाउट में निकालेंगे। अगर बॉडी हिंज नहीं है, फ्री टू मूव है, तो हम टॉर्क निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट में। तो इस केस में ये डाइपोल फ्री टू मूव है, तो हम टॉर्क किसके अबाउट में निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट में निकालना पड़ेगा। अब कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ऐसे मान लो ये मास m है, ये मास m है, चार्ज है, एक में चार्ज माइनस q, एक में चार्ज प्लस q, दोनों के बीच की दूरी 2l। तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? कोई बता सकता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? वेरी गुड, इट विल बी ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर इनटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी PE sin 45 डिग्री, दैट इज √2 इंटू 2 ml स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका अल्फा का वैल्यू। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? दिस इज व्हाट इज योर अल्फा, PE by 2 √2 ml स्क्वायर। ये अल्फा आया, इनिशियल अल्फा। Why I am saying it is initial alpha? Because जैसे ये टॉर्क लगा, स्टार्ट तो हुआ था आपका डाइपोल 45 डिग्री से, लेकिन जैसे इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, क्या ये एंगल चेंज होता जाएगा? तो किसी इंस्टेंट पे ये एंगल थीटा हो गया। तो आपको एक बात समझनी है कि ये जो अल्फा है, क्या ये अल्फा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? बोलो, कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? डाइपोल के जो अल्फा होगा, वेरिएबल। यस, इट विल बी वेरिएबल, इट विल नॉट बी कांस्टेंट। व्हाई इट विल बी वेरिएबल? बिकॉज जैसे जैसे ये डाइपोल घूमेगा, डाइपोल हमेशा चाहेगा कि वो अपने आप को अलाइन कर ले इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो वो घूमेगा, और जब वो घूमेगा तो ये जो एंगल है, ये 45 डिग्री इनिशियली था, बट थोड़ी देर के बाद ये 45 डिग्री से अलग कोई एंगल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली ये वाला जो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E है, या P साइन थीटा है, ये P क्रॉस E की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इट विल बी वेरिएबल। तो अगर वो वेरिएबल होगा
तो आपकी जो अल्फा होगी वो भी वेरिएबल होगी, बिकॉज आई चेंज नहीं होगी। तो बिकॉज टॉर्क इज वेरिएबल, बिकॉज जैसे जैसे ये घूमना शुरू करेगी एंगल चेंज होगा तो टॉर्क वेरिएबल होगा, इसीलिए अल्फा वेरिएबल होगा। तो अल्फा इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लैरिटी है? यस, गुड। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसके टॉर्क टॉर्क की वैल्यू आती है पी ई साइन थीटा अपॉन 2m L² इज इक्वल टू अल्फा है। इसका मतलब ये जो अल्फा है, दिस अल्फा इज प्रोपोज इट्स अ फंक्शन ऑफ थीटा। थीटा चेंज होगा तो ये, तो अल्फा वर्सेस थीटा का जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा होगा? अल्फा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो अल्फा और थीटा का जो ग्राफ है वो साइन थीटा वाला ग्राफ होगा। तो थीटा की वैल्यू पहले इनिशियली मान लो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी और फिर ऐसा कुछ जाएगी, इट विल बी साइनिसोइडल। ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा साइन थीटा का वेरिएशन। थीटा जब थीटा इक्वल टू 0 है तो अल्फा की वैल्यू मैक्स, सॉरी अल्फा की वैल्यू 0 है, थीटा 0 तो अल्फा की वैल्यू 0, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, ये ऐसा जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अल्फा और जिस एंगल पे है उसका वेरिएशन किस टाइप का ग्राफ होगा, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी है? अल्फा और साइन थीटा की ये वैल्यू है। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो जैसे जैसे थीटा चेंज हो रही है तो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, तो अकॉर्डिंगली वो प्रोपोर्शनलिटी में चलेगी। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? विल इट परफॉर्म एसएचएम? यस इट विल, वी विल टॉक अबाउट इट। जस्ट सुनो ध्यान से देखो। अभी अभी देखो, अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं आपको कुछ कंडीशन दे रहा हूँ। एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और जो दूसरा डाइपोल है वो ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये डाइपोल्स को अगर आप अलोंग द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराओगे दोनों को ही, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि ये दोनों के ऊपर एफ नेट जो है वो 0 है? ठीक है, बट टॉर्कनेट 0 हो ये जरूरी नहीं है। हमने ये पढ़ा था, एफ नेट 0 होना मतलब टॉर्कनेट 0 हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन टॉर्क जो भी होगा वो दुनिया जान के किसी भी पॉइंट के अबाउट में सेम होगा। यू रिमेंबर, मैंने लास्ट क्लास में ये बात की थी आपसे, यू रिमेंबर दैट? ओके, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लो मैंने ये दोनों डाइपोल को मान लो मैंने ये दोनों डाइपोल को उनके एक्सिस के अबाउट में इस तरीके से टर्न कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, इसको भी और इसको भी। What do you think will happen to the first dipole? इसको डाइपोल ए नाम देते हैं और इसको डाइपोल बी नाम देते हैं। What do you think will happen to डाइपोल ए? डाइपोल ए के साथ क्या होगा? क्या वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेगा या भाग जाएगा? अगर आपने डाइपोल को ऐसे घुमाया एंगल थीटा से, तो क्या वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहेगा या फिर वो भाग जाएगा वहां से? तो तुम अगर लॉजिकली देखोगे, ये डाइपोल के ऊपर फोर्स किधर लग रहा है? ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लग रहा है? देखो प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स उधर ही लगेगी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी इस तरफ लगेगी और वो कितनी हो जाएगी? क्यू इंटू ई। और ये माइनस क्यू के ऊपर फोर्स लगेगी इस तरफ एंड दैट विल बी क्यू इंटू ई इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो इसके कारण जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क विल बी आर क्रॉस एफ। अगर मैं इसे सेंटर ऑफ मास इसका पकड़ लेता हूँ तो आर क्रॉस एफ, या इट विल बी आर क्रॉस एफ करेंगे तो एल इंटू एफ इंटू साइन थीटा आ जाएगा। तो जो टॉर्क लग रही है, आप देखो ये इसे इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इट विल रोटेट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब क्या अगर हम इसको थीटा एंगल से घुमा के छोड़ दें तो क्या ये वापस
अपने आप को अलाइन कर लेना चाहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या ये वापस अपने आप को अलाइन कर लेना चाहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? यस, विल इट डू? यस इट विल। क्या आपको समझ में आ रही है बात? ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं दूसरा डाइपोल बी को ऐसे घुमा के छोड़ दूं एंगल थीटा से, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये माइनस क्यू है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ और इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ। तो क्या इसे घुमा के ये दूर ले जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से? ध्यान से देखो, डायरेक्शन ऑफ जो टॉर्क लग रहा है, क्या इसे दूर ले जाएगा? तो ध्यान से देखो, तो जब हमने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया थीटा से, तो केस ए वाला और केस बी वाला दोनों देखो डाइपोल, केस ए में ये वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यू रिमेम्बर, हमने इसके ऊपर डिटेल में पीएचडी की हुई है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है? डाइपोल ए वाला, बिकॉज अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से स्लाइड डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा है, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ऑन द कॉन्ट्ररी, डाइपोल बी को अगर हम स्लाइड डिस्प्लेसमेंट थीटा देते हैं तो वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की बजाय उससे दूर जा रहा है, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बना। क्या मेरी बात समझ में आई है सबको? एवरीवन? एवरीवन? गुड। तो अब देखो, so what we understood, potential energy of dipole in electric field, we understood this conceptual thing, what is the potential energy of dipole in electric field, we understood it, ठीक है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। so अब देखो, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? राइट, ए और बी दोनों डाइपोल हमने देखा, इट स्टेबल और दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब याद करो, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे ही एसएचएम होता था। यू रिमेम्बर, सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर आपने किया हुआ है, ये पूरा मैकेनिक्स का अंडरस्टैंडिंग है। एसएचएम होने के लिए जरूरी क्या था? कि बॉडी को हम डिस्प्लेस करें फ्रॉम इट्स विच पोजीशन? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर हम बॉडी को उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करें तभी बॉडी एसएचएम कर सकता है। इसका मतलब सिचुएशन ए और सिचुएशन बी, हमने एक ही डाइपोल लिया लेकिन उसको माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज को अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंट करके रखा है। तो किस केस में आपको लगता है कि एसएचएम होगा अगर हम उसे डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे? सिचुएशन ए में या सिचुएशन बी में? किस में होगा? सिचुएशन ए में, सिचुएशन ए इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो सिचुएशन ए में ही एसएचएम होने के चांसेस हैं। एवरीवन प्लीज। सिचुएशन बी में एसएचएम नहीं होगा बिकॉज सिचुएशन बी इज द सिचुएशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यार बहुत ही गंदा रेस्पॉन्स है यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सब मैकेनिक्स है, ये सब मैकेनिक्स है जो आपने स्टैंडर्ड 11th में पढ़ा हुआ है। सिर्फ फोर्स का नेचर बदल गया, या कांटेक्ट फोर्स की जगह पे फोर्स एट अ डिस्टेंस आ गया, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बाकी सब कुछ वैसा ही। ठीक है, तो ये जो आपने अभी देखा कि जो सिचुएशन ए है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट, स्टेबल इक्विलिब्रियम से ही अगर डिस्टर्ब करेंगे तभी बॉडी एसएचएम परफॉर्म करेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एसएचएम का सवाल आ सकता है, यस और नो? तो पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा वो ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारे पास एक डाइपोल है। इस डाइपोल को मैंने स्लाइड डिस्प्लेसमेंट दिया, स्लाइड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? एक बार देख लो, प्लस क्यू माइनस क्यू की डायरेक्शन किधर थी स्टेबल के लिए? इधर माइनस क्यू थी और इधर प्लस क्यू, राइट? इधर आओ, इधर माइनस क्यू चार्ज है, इधर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे ये छोटा सा जो गेंद है इसका मास m है, और यहाँ पे जो छोटा सा गेंद है इसका मास m है, जिसके ऊपर चार्ज आपने माइनस क्यू और प्लस क्यू दे रखी है। मैंने इसे स्लाइड डिस्प्लेसमेंट दिया थीटा और इसे रिलीज कर दिया, और इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसकी दूरी है 2l, इसकी दूरी है 2l, ठीक है? आपको बताना है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। You have to tell me what is the time period of oscillation of this dipole.
Okay. मान लो मैंने slight displacement. Assume that this theta is small. If this theta is small, then what is the torque acting on this dipole? It will be P vector cross E vector. Electric field की direction इधर है, तो it will be P into E naught into sine of theta. Is this the torque vector? And the direction is inside the paper. Yes, ये डायरेक्शन है इनसाइड द व्हाइट बोर्ड या इनसाइड द पेपर. अब ये जो टॉर्क है, दिस इज इक्वल टू पी ई नॉट साइन थीटा. दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू आई इनटू अल्फा. व्हाट इज आई? आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डाइपोल अबाउट विच एक्सिस? About which axis? About the axis which passes through its center of mass and parallel to the torque vector. Yes or no? That will be equal to ml square plus ml square into alpha. Now because theta is small, याद करो आपने ये approximation पढ़ा हुआ है. If theta is small, then can I say theta is approximately equal to sine theta is approximately equal to tan theta? Have I discussed about this? और ये standard result है, मैंने बोला था ये बहुत जगह काम आएगा. तो ये आ गया P into E naught into theta, because sin theta will be approximately equal to theta, which is equal to 2 ml square into alpha. ध्यान से देखो, क्या alpha directly proportional to theta हो गया? Is it angular SHM? भूल गए तुम. हमने दो SHM पढ़ा था, एक पढ़ा था लीनियर और दूसरा पढ़ा था एंगुलर. लीनियर में होता था A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, एंगुलर में होता था अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. यू रिमेंबर दिस? तो देखो यहाँ पे अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया, तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, तो पी ई नॉट अपॉन 2ml स्क्वायर इंटू थीटा हो जाएगा. ये पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर. समझ में आ रहा है? विच इज इक्वल टू पी ई नॉट बाई 2ml स्क्वायर. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ पी ई नॉट अपॉन 2ml स्क्वायर. ये ओमेगा की वैल्यू आएगी. और तुम्हें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसएचएम. तो इससे टी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अंडर रूट 2ml स्क्वायर बाई पी इंटू ई नॉट. ये आ गया आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस डाइपोल. क्या मेरी बात समझ में आई? बोलना पड़ेगा, चुप रहने से नहीं चलेगा. मैंने पहले आपको क्या बताया, सुनो ध्यान से. मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब कुछ जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ आपने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है. कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने मैकेनिक्स में नहीं पढ़ा है. एवरीथिंग यू हैव लर्नड इन मैकेनिक्स. यस और नो? सब कुछ आपने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है. तो उसी के ऊपर आपको एसएचएम के सवाल आ रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, क्वेश्चंस आर कमिंग. ठीक है, देखो ध्यान से. और कैसे सवाल हो सकते हैं, ध्यान से देखो. ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बाकी सब चैप्टर से कंपैरिजन में काफी छोटे हैं, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. ध्यान से देखो. मान लो मैं तुम्हें बोलूं एक डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को 4 डिग्री एंगल घुमा के, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये डायरेक्शन. 4 डिग्री एंगल घुमा के आपने इसे छोड़ दिया, तो सवाल है कितने देर के बाद ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से 2 डिग्री एंगल पे आएगा दूसरे साइड में. कितने देर के बाद? बहुत अच्छा सवाल दे रहा हूं मैं, और मैं आपको हिंट भी देता हूं, ये एसएचएम का सवाल है. अकल लगाओ.
एसएचएम किया था, याद है? अभी देख this example is a perfect example of application of, let me give you the hint, अगर तुम्हारे दिमाग फिर चमकती है तो, एप्लीकेशन ऑफ फेजर डायग्राम। इसकी हाइट यूज है ये, मतलब हाइट ऑफ यूजेज ऑफ फेजर डायग्राम कैसे कर सकते हो, सोचो लॉजिकली। देखो अगर हमने इसे 4 डिग्री रिलीज करके छोड़ दिया तो ये डाइपोल ऑसिलेट करेगा अबाउट द लाइन, अबाउट द हॉरिजॉन्टल लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने दिखाया, उसके अबाउट में ऑसिलेट करेगा दोनों तरफ, और दोनों तरफ ही कितने एंगल से जाएगा, मैक्सिमम कितना एंगल रहेगा दोनों तरफ, 4 डिग्री। तो जब हमने इसको यहाँ से छोड़ दिया, ये 4 डिग्री से निकला, लेकिन दूसरे साइड में मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से 2 डिग्री और जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन। तो मैंने आपको हिंट भी दे दिया, आपको फेजर डायग्राम यूज करना है। अभी इसको यूज करो, फेजर डायग्राम याद करो, मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है? तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ से मेजर करना शुरू करेंगे। तो आपने 4 डिग्री, तो बेसिकली ऐसा पकड़ लो कि ये जो है ये 4, एम्पलीट्यूड इसका 4 है, ठीक है? आपने फेजर डायग्राम के यहाँ से शुरू किया है, तो यहाँ से शुरू किया और वो घूम रहा है, और आपको यहाँ पे आना है 2 डिग्री पे, 2 डिग्री पे मतलब यहाँ पे आना है आपको। तो यहाँ पे आना है, तो लॉजिकली सोचो कितना एंगल घूमना है, ये तो 90 डिग्री है, और ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट है 2, और उसकी रेडियस कितनी है 4, इस सर्कल की रेडियस कितनी है 4, 4 लिया है मैंने रेडियस, तो ये रेडियस भी, दिस रेडियस इज ऑल्सो 4। अब मुझे बताओ कितना आ जाएगा ये वैल्यू, ये वाला एंगल कितना होगा, बोलो ये वाला एंगल। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू हाफ, तो ये 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री आएगा मतलब आपको घूमना कितने एंगल से, 120 डिग्री से। अभी देखो 2 पाई मतलब 360 डिग्री घूमने में जो टाइम लगता है, इज इट टाइम पीरियड टी? तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, टी बाई 360 डिग्री। तो 120 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, टी बाई 360 इंटू 120। आपका आंसर कितना आएगा, टी बाई 3। कितने लोगों का आंसर टी बाई 3 आया था? जिसका भी टी बाई 3 आया है वो बिल्कुल सही है। आई थिंक देवेश हैज गिवन द आंसर टी बाई 3। एनीवन एल्स? Anyone else who has come up with the answer of t by 3? No one. सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया था, अनुष्का also. Okay. Anyone else? No. So you saw that कि इस सवाल को 4 डिग्री से आपने छोड़ा, तो दूसरे साइड में 2 डिग्री जाने के लिए उसको कितना समय लगा, ऐसा है, ठीक है? अभी देखो जब आपने इसे रिलीज किया होगा तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। देखो ये 4, इधर भी 4, और एक तो ये है कि जब वो जा रहा था तभी उसने 2 डिग्री क्रॉस किया। दूसरा तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसे जाए, पूरा इधर पहुंच जाए, फिर रिटर्न हो 2 डिग्री पे आए। यस और नो? तो क्या मुझे बता सकते हो, रिटर्न होके फिर से 2 डिग्री पे आया मतलब उसका डायरेक्शन ऑफ अभी मोशन होगा इस तरफ, ये होने में कितना समय लगेगा? बता सकते हो कोई? क्या वो पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा, इसकी जगह पे ये वाला पॉइंट हो जाएगा? तो एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्या वो एंगल ऑफ रोटेशन पूरा ये होगा? देखो जिसको फेजर आता है वही ये सब चीजें कर पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है ना। और आपको मैंने बहुत डिटेल में फेजर पढ़ाया हुआ है, तो उस चीज को तो ध्यान रखिए। 90 90 180 180 प्लस 60 240। सो 360 डिग्री घूमने में टाइम लगता है पूरा होल टाइम पीरियड टी, एक घूमने में टी बाई 360, और 240 घूमने में टी बाई 360 इंटू 240, तो ये हो जाएगा 122 3। तो आंसर आएगा 2 बाई 3 ऑफ टी। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आई है? सो इट विल बी 2 बाई 3 ऑफ टी। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो देखो दिस इज हाइट ऑफ यूज ऑफ SHM इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर। SHM का फेजर कॉन्सेप्ट को यूज किया और हमने डाइपोल के क्वेश्चंस बना रहे हैं।
सो दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस, राइट? ये आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए क्लास में, तभी आपका दिमाग खुलेगा और आप कर सकोगे ऐसे सवाल, है ना? आपको पक्का A to Z में आपको इस वैरायटी के सवाल आपको दिखेंगे, आप सॉल्व करना, ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आई है सबको? गुड। अभी लिखिए आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अब हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल पढ़ने के लिए रेडी हैं। शायद मैंने हेडिंग आगे लिखा दी थी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। देखो, डाइपोल को अगर हमने ऐसे रखा, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो डाइपोल की डायरेक्शन इधर इस तरफ आएगी। आपको मैंने फिजिक्स में बताया हुआ है, फिजिक्स में डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस चार्ज की तरफ। केमिस्ट्री में जस्ट इसका उल्टा होता है, और मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड it is aligned, if it is aligned along the direction of electric field, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी इस केस में इसकी मिनिमम होगी, ठीक है? ठीक है, सो दिस इज मिनिमम बोल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, सॉरी, इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आएगी, ठीक है? सॉरी, माय मिस्टेक, मिनिमम आएगी, सॉरी, वाज राइट। और पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन हमेशा याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, कैलकुलेशन के लिए हमें रेफरेंस कहीं पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमें रेफरेंस सही से मानना पड़ेगा, या रेफरेंस कहीं पे अटैच करना पड़ेगा। क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट था? याद है हम जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे, मैंने आपको क्या बोला था कि आप अगर ग्राउंड से हाइट h ऊपर एक बॉल को ले गए, तो इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। लेकिन ये तभी होगी जब आपने ग्राउंड पे क्या माना है? 0, तभी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट h पे mgh होगी, अदरवाइज तो पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमेशा आपको एक रेफरेंस मानना पड़ता है, उस रेफरेंस से आप मेजर करते हो, तो रेफरेंस कहीं पे तो आपको 0 मानना पड़ेगा। तो डाइपोल के केस में आप कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हो? डाइपोल के केस में पोटेंशियल एनर्जी आप तब 0 मानते हो जब डाइपोल इज अलाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये भूल गए तो गया। आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल को मिनिमम कब मानते हो? जब डाइपोल इज अलाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। At that position we consider the dipole to be having the zero potential energy। ये zero potential energy का कंडीशन है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल को जब आप घुमाना शुरू करते हो, तो इसको घुमाने के लिए देखो ध्यान से, तुम मान लो ये देखो, तुमको फील आएगी, मान लो तुमने डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, तो ऐसे रखा हुआ डाइपोल, मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी है, मतलब इधर माइनस क्यू चार्ज है, इधर प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस तरफ, विच इज इक्वल टू ई नॉट इंटू क्यू, और इस तरफ फोर्स लग रहा है विच इज इक्वल टू ई नॉट इंटू क्यू। अगर आपने इसे स्लाइड घुमाया, लॉजिकली सोच, थोड़ा सा घुमाया, तो लॉजिकली सोच, इसको घुमाने के लिए तेरे को कुछ काम करना पड़ेगा, यू हैव टू डू सम वर्क टू रोटेट इट, बिकॉज जैसे ही तू रोटेट करने जाएगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इधर और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इधर, ये इसे वापस अपनी जगह पे अलाइन करके रखने की कोशिश करेंगे। यस और नो? आर यू सीइंग द टॉर्क? आर यू सीइंग द टॉर्क? और ये टॉर्क वापस इसे अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब अगर मैं इसे घुमाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल थीटा पे, तो ये खुद से नहीं घूमेगा, इसको घुमाने के लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, और मैंने एज एन एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क करूंगा इसे घुमाने के लिए, वही वर्क इस सिस्टम के अंदर, किस सिस्टम के अंदर? ये डाइपोल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? फिर से सुनो, मान लो डाइपोल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन किया, सुनना ध्यान से, मान लो आपने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन किया। अगर आपने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन किया, तो आप देखोगे
कि अगर आप उसे स्लाइट डिस्प्लेसमेंट वहां से देना चाहोगे थीटा एंगल पे, तो आप देखोगे कि इट विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब उसको घुमाने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। तो अगर आपको उसको घुमाने का है तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और ये जो वर्क आपने किया है वो इस सिस्टम के अंदर, किस सिस्टम के अंदर, डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम के अंदर क्या फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल है, इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। इसका फॉर्मूला आता है माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। डायरेक्टली मैं इसका फॉर्मूला स्टेट कर रहा हूँ, इसका प्रूफ मैं आपको अभी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई कि ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है और बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इज इट इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू होता है, व्हिच इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो वर्क डन आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू टाउ डी थीटा। टाउ इज द टॉर्क, टॉर्क डी थीटा। वर्क डन रोटेशनल निकालते हैं टॉर्क डी थीटा से, और वर्क डन ट्रांसलेशनल निकालते हैं एफ इंटू डी एस से। तो इस चीज को जब हम डिराइव करेंगे टाउ डी थीटा से, तब मेरे को ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ये फॉर्मूला जानना जरूरी नहीं है, इसका यूसेज जानना जरूरी है। तो u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। क्यों मानते हैं वो रेफरेंस, उससे हमारा आंसर उस फॉर्मेट में आता है, उससे हमारा आंसर एक इजी फॉर्मेट में आता है। अगर हम 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानेंगे, तभी हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। तो अगर हमने थीटा एंगल इसको घुमाया है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस पी कॉस थीटा, जो कि इसको सिंप्लीफाई करने से आती है, डॉट प्रोडक्ट का सिंप्लीफिकेशन, विच इज पी ई कॉस थीटा। तो अगर हम 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानेंगे, तभी हमें इस फॉर्मेट में अपना आंसर मिलेगा। मतलब यू एट एनी एंगल थीटा, यू एट एनी एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी माइनस पी ई कॉस थीटा। ये तभी मिलता है जब हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पे मानते हैं। हाँ, अलोंग द फील्ड नेगेटिव होगा, वहां पे जीरो होगा, और जब आप घुमा के आप डाइपोल को इस तरफ लेके आओगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव होगा, माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आई बात? तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जीरो एंड मैक्सिमम। मैक्सिमम इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी जब हम डाइपोल को घुमा के इस डायरेक्शन में कर दें, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा from the direction of electric field will be given by what? Will be given by minus p dot e, and which is minus p into e into cos theta. अब जैसे सुदर्शन का सवाल था कि क्यों हमें 90 डिग्री पे ही जीरो मानना जरूरी है, क्या हम कहीं और जीरो नहीं मान सकते? मान सकते हैं, लेकिन उस केस में हमारा जो फॉर्मूला आता है पोटेंशियल एनर्जी का, वो इतना इजी फॉर्मूला नहीं आएगा, माइनस पी डॉट ई नहीं आएगा, कुछ और बनेगा बहुत टिपिकल सा। तो हमें उसको सिंप्लीफाई करना है, इसीलिए हमने 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना अपने सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, जैसे हम जब वर्क पावर एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो हम इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं। ठीक है ना, इन्फिनिटी पे, आपको याद है? ठीक, आइए, सो दिस इज व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। अब इसके ऊपर कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल के ऊपर, लेट्स सी। देखो, सपोज मैंने आपको एक सवाल दिया, ध्यान से देखना, ये सब अच्छे सवाल हैं, एग्जाम में आने लायक, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड सपोज वी आर हैविंग a dipole which is arranged like this at an angle theta, और डाइपोल मोमेंट आप मान लो p है, ठीक है, एंड दिस एंगल इज थीटा। सवाल है, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस पोजीशन, इस पोजीशन से रिलीज कर दिया गया। आपको पूछा गया व्हाट इज ओमेगा ऑफ द डाइपोल व्हेन इट पासेस द इक्विलिब्रियम पोजीशन, बता सकते हो? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द डाइपोल क्या होगा जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पास करेगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब क्या? जब वो इस तरीके से अलाइन हो जाएगा, मतलब पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन ना। बताओ बताओ, कर सकते हो, बताओ, ट्राई इट आउट वंस।
किसी का आंसर आया? Anyone who is having the answer with them? Anyone? Okay. Anyone? Okay. Let's see. देखो, ये पोजीशन 1 मानो इनिशियल पोजीशन और ये पोजीशन 2 मानो. दिस इज द इनिशियल पोजीशन सपोज एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन. क्या आप इन दोनों के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते? क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1 विल बी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 2? टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1 क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. पॉइंट 1 पे रिलीज्ड है, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 है. पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? माइनस पी डॉट ई. क्या वो हो जाएगा? माइनस पी कॉस थीटा. एंड व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 2? पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इट विल बी माइनस पीई कॉस ऑफ 0, बिकॉज जब वो इस कंडीशन में आ जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा. माइनस पी कॉस 0 प्लस हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास. वो कितना होगा? 2ml², बिकॉज हमने 2l लेंथ माना था इसका, और ये डाइपोल एंड, दोनों एंड में मास m लगे हुए हैं और उसके ऊपर चार्ज प्लस माइनस q है. तो 2ml² इंटू ओमेगा स्क्वायर. याद है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर. यार तुम लोग रेस्पॉन्स नहीं देते हो यार, मतलब तुम्हें समझ आ रहा है क्या? if you do not respond, it will be damn difficult for me to make you understand. और सबसे अच्छी बात पता है क्या तुम लोगों के बारे में? Why you are so great and why I praise you from the bottom of my heart. It is because you are so talented that even if I teach you something now, the next moment you have got that inherent capability to say that what you said we didn't understood, sir. और whatever you said means आप इतने अच्छे हो ना कि आपके ऊपर किसी चीज का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है. कुछ भी हुआ होगा, नेक्स्ट मोमेंट यू आर लाइक हाँ क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, समथिंग लाइक दैट. इस एटीट्यूड से आप फिजिक्स तो नहीं सीख सकते भाई. तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया गया, क्या तुम समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ाई गई है या नहीं पढ़ाई गई है रोटेशनल मोशन में? गलत टाइप रेस्पॉन्स मत दो बिल्कुल. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू टीच यू गाइस. पढ़े हो कि नहीं काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? बोलो कितना, क्या होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर. वही तो किया है मैंने यहाँ पे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आपके पास ऐसा एक, ये देखिए मास एम, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, और ये डिस्टेंस मान लो सेंटर से एल है, ये डिस्टेंस एल है. बता इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 2ml². वही लिखा है 2ml² इंटू ओमेगा स्क्वायर. ये ओमेगा किसके अबाउट में? ये ओमेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट में है ओमेगा. तो हाफ इंटू आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर है. सॉल्व करना है, आंसर लाना है ओमेगा का. जो आया वही आंसर है. कितने लोगों का आंसर आ गया? कितने लोगों का आ गया आंसर? बोलो. आ गया? तो ऐसे सवाल आएंगे भाई कि इसको छोड़ दिया, बता जब इधर गया तो कितना इसका, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रहेगी या इसकी क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी, समथिंग लाइक दैट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. ठीक है, चलो. सो I will stop here as far as the concept of electrostatics part A goes. So now I have ended electrostatics part A. Electrostatics part A was totally about your understanding of mechanics and how you are using it with the help of a new force which is electrostatic force. सब कुछ मैकेनिक्स ही है. हर एक वीडियो अपलोडेड है YouTube चैनल में, कम से कम 14 या 14 या 15 पार्ट्स हैं. इट्स अ मेगा टॉपिक.
बहुत सारे इसके लेक्चर्स हैं, तो आप जाके हर एक लेक्चर को फॉलो करें, आपको सब समझ में आएगा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा पूरी तरीके से। किसी ने अगर मिस आउट किया है तो आप जाके वीडियोस देखें, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद, आगे का 10-15 मिनट मैं थोड़ा सा इसको 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। टुडे वी विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट बी, जहां पे हम उस एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे जो आपने अभी तक फील नहीं किया है। Nothing will be in this chapter will be linked to mechanics. So good news for all those guys who hate mechanics. यहाँ एक आपके पास गोल्डन चांस है कि आप अपने आप को फिर से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ला सको। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था साउंड वेव्स, थर्मोडायनामिक्स, ये सब जो चैप्टर है, वेव्स, थर्मोडायनामिक्स, हीट, कैलोरीमेट्री, ये सब चैप्टर में मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था, केटीजी। तो आपने वो सब चैप्टर को बहुत अच्छे से किया, आपके मार्क्स में भी काफी इंप्रूवमेंट आई। तो अब एक वो चैप्टर आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अभी देखना, इसके बाद आपको वैसे ही टॉपिक्स मिलेंगे जहां पे मैकेनिक्स की एटलीस्ट यूसेज कम रहेगी। जैसे कि इसके बाद मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूंगा, सॉरी ग्रेविटेशन, पहले ग्रेविटेशन करेंगे, बट ग्रेविटेशन विल बी वेरी स्मॉल बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट बी में सीख चुके होंगे। तो ग्रेविटेशन विल बी स्मॉल, शॉर्ट एंड स्वीट, हार्डली 4 या 5 लेक्चर में खत्म होगा। उसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी जाएंगे, दैट विल टेक अस समवेयर अराउंड 10-12 डेज टू कंप्लीट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में फिर से आपके पास गोल्डन चांस होगा कि आप अपना पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर सको, बिकॉज वहां पे मैकेनिक्स बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सो चलिए लेट्स स्टार्ट। और ये जो चीज है फ्लूइड मैकेनिक्स, आई विल डील एट द लास्ट। ठीक है, उसका वरी मत करो, वो मैं एकदम लास्ट में डील करूंगा। चलो आ जाओ, इसको मैं नेक्स्ट एक स्लाइड में जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो लोग नए आए हो उनके लिए गोल्डन चांस है कि आप अभी कॉन्सेप्ट समझो। और ये भी वीडियोस मैंने अपलोड करके रखे हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट बी बोल के, जहाँ पे मैं उस टाइम पे लाइव लेक्चर्स ले रहा था थ्रू मैं क्लास में ही ले रहा था, तो वहाँ पे आपको मेरा चेहरा भी दिखेगा। ठीक है, वो सब वीडियोस साथ में साथ जो पढ़ा रहा हूँ वो सब पढ़ो, अपने आप सब क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो let us start with the concept of, or rather let's start with the topic which is electrostatics part B. ऐसा कुछ पार्ट वार्ट नहीं है, ये हमने खुद से पार्ट किया है टू डिफरेंशिएट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट बी, यहाँ पे मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। मैं लिख देता हूँ, मैकेनिक्स इन्वॉल्वमेंट इज वेरी लो और नथिंग एट ऑल इज नॉट देयर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले एरिया के संबंध में मैं एक बात बताता हूँ कि एरिया जो है ये कैसा क्वांटिटी है आपके हिसाब से, इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? तो बिफोर यू आंसर लेट मी टेल यू, आपने अभी तक स्टैंडर्ड 10th में जो भी पढ़ा था, एरिया जब भी आपने निकाला है, तो एरिया जो भी आपने निकाला है, आपने एरिया को स्केलर की तरह ही ट्रीट किया है। आप किसी भी चीज का एरिया निकालो, सरफेस एरिया निकालो, आपने सिर्फ उसका मीटर स्क्वायर में ही या सेंटीमीटर स्क्वायर में ही उसका आंसर दिया है। कभी भी उसके डायरेक्शन बारे में आपको वरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी ये जो एरिया होती है, ये एरिया दो टाइप की होती है, एक होती है ओपन एरिया और एक होती है क्लोज्ड एरिया। ओपन एरिया मींस सपोज हम एक स्क्वायर की बात करें, एक ट्रायंगल की बात करें, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओपन एरिया। तो ओपन एरिया में अगर एरिया वेक्टर है, तो एरिया अगर वेक्टर है तो उसकी एक डायरेक्शन होगी और एक मैग्नीट्यूड होगी, दोनों चीज होगी। मैग्नीट्यूड वाला पार्ट कॉमन है। सपोज मैं स्क्वायर का आपको स्क्वायर का अगर मैं एरिया वेक्टर पूछूं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अगर स्क्वायर की साइड एस है तो उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी एस स्क्वायर। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है ये समझो। डायरेक्शन विल बी, अगर मैं ओपन एरियाज की बात करूं तो ओपन एरिया में डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया। जो भी एरिया है उस एरिया के परपेंडिकुलर होगा, इधर आउटवर्ड और इनवर्ड, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं अगर हम ओपन एरिया की बात करें। तो ओपन एरिया में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो जो एरिया गिवन एरिया है उसके परपेंडिकुलर होगी। मतलब अगर आपके पास एक कॉपी है तो उस कॉपी के परपेंडिकुलर, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, इधर आउटवर्ड या इनवर्ड, कुछ भी ले लो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन तुम जो भी लोगे वही 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 कन्वेंशन को आप स्टिक करोगे फॉर सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम। अगर मान लो किसी प्रॉब्लम में आपने ओपन एरिया आपको मिल रहा है और आपने ओपन एरिया की डायरेक्शन ले लिया है ऊपर की तरफ, मतलब जो भी ओपन एरिया उससे परपेंडिकुलर आउटवर्ड लिया है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड ही लेनी पड़ेगी। लेकिन कोई दूसरा सवाल सॉल्व किया, उसमें आप चाहो तो इनवर्ड लेके भी बढ़ सकते हो, लेकिन जिस सवाल में
आप इनवर्ड या आउटवर्ड जो भी लो, उसी को स्टिक करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ऐसा नहीं करना कि एक बार आपने इनवर्ड ले लिया, उसी सवाल में दूसरी बार आउटवर्ड ले रहे हैं, ये मत करना, ठीक है ना। सो ओपन एरियाज लाइक अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल, अ पैरेललोग्राम, दीज आर ओपन एरियाज, ट्रायंगल, सर्कल, तो इनका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इधर आउटवर्ड या इनवर्ड, जो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। क्या मेरी बात समझ में आई है? अच्छा, क्लोज्ड एरिया का जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो फिक्स्ड है। क्लोज्ड एरिया का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, मान लो एक क्लोज्ड एरिया मैंने लिया, एक स्फीयर लिया, दिस इज अ स्फीयर, क्योंकि इसको सर्कल भी समझा जा सकता है इसलिए मैं पहले क्लियर करता हूं, इसे स्फीयर। तो स्फीयर के केस में जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, इट इज नॉर्मली आउटवर्ड्स। नॉर्मली आउटवर्ड मतलब ये जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन हम लेंगे स्फीयर के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। तो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन को क्लोज्ड एरियाज के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन माना गया है। क्लोज्ड एरिया मतलब लाइक अ स्फीयर, अ क्यूब, अ क्यूबॉइड, अ पैरेललोग्राम, दीज आर क्लोज्ड एरियाज। कोन, क्लोज्ड एरियाज, मतलब इनको, इनके अंदर भी कुछ नहीं जा सकता, इनके बाहर भी कुछ नहीं जा सकता। आप एक कंटेनर मानो जो कि क्लोज्ड है, मतलब उसके बाहर से भी अंदर की तरफ कुछ नहीं जा सकता और अंदर से बाहर की तरफ कुछ नहीं जा सकता, इसको क्लोज्ड बोलते हैं। तो क्लोज्ड एरियाज के लिए एरिया वेक्टर के डायरेक्शन क्या लेंगे, इट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। डायरेक्शन क्या होगा एरिया वेक्टर का, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, और ओपन एरिया का नॉर्मल टू द एरिया इधर आउटवर्ड और इनवर्ड। पर जो भी लोगे वही कन्वेंशन को स्टिक करोगे फॉर सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। क्या एरिया वेक्टर का जो भी चीज मैंने बताई है वो समझ में आई? पहली बात जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए वो है एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ स्केलर। अब तक जब आप करते आ रहे थे वो आपने स्केलर की तरह ही उसे ट्रीट किया था, बिकॉज आपको उसके यूसेज की समझ नहीं थी या फिर उसकी जरूरत भी नहीं पड़ रही। लेकिन लेकिन अगर आप एक्चुअली देखोगे, फिजिक्स के एंगल से सोचोगे और इसके डेफिनेशन को समझोगे, तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दो टाइप की एरियाज होती हैं, एक होती है ओपन एरिया, दूसरी होती है क्लोज्ड एरिया। ओपन एरिया में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जो भी सरफेस या जो भी एरिया होगा उसके परपेंडिकुलर इधर आउटवर्ड और इनवर्ड कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्लोज्ड एरिया की जो डायरेक्शन है वो फिक्स्ड है, एंड इट इज always the direction is radially outward or normal to the surface and outward, ऐसा हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक क्यूब लूं, तो क्यूब में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी ऐसी, और ये जो डायरेक्शन है दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो भी सरफेस पे लाइन है उसको परपेंडिकुलर है। यहाँ पे अगर मैं खींचूं, इट विल बी लाइक दिस, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समथिंग लाइक दिस। क्लैरिटी यही है। तो किसी भी सरफेस पे अगर मैं एरिया वेक्टर खींचूं क्लोज सरफेसेस पे, तो इट विल ऑलवेज बी नॉर्मल आउटवर्ड, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई है? गुड। अब देखो, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स? फ्लक्स मींस इट इज द एनर्जी that is crossing a given area. This is what is the meaning of flux. What is flux? Flux is energy that is crossing a given area, ठीक है। इट इज फ्लक्स। जब भी मैं बोलूं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तुम फिजिकली क्या मीनिंग समझोगे? इट इज रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी दैट इज क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, एनर्जी दैट इज क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इट इज गिवन बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, एंड दिस इज गिवन बाय E वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये नॉर्मल फॉर्म है, और दूसरा ये डिफरेंशियल फॉर्म है, और ये एवरेज फॉर्म है।
तो जो फ्लक्स है इट इज गिवन बाय ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगी कि व्हाई आई फर्स्ट टॉट यू दैट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली फ्लक्स पे जाता तो वहां पे मेरे को फिर से पढ़ाना पड़ता कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए मैंने पहले पढ़ाया आपको कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर विल गिव यू द फ्लक्स दैट इज क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, इसको थोड़ा सा और अगर फील के साथ समझें इस फ्लक्स को, इसका मतलब क्या सुनो। मान लो मेरे पास एक चार्ज है प्लस, तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपको बताया गया, क्या वो 3D में फैलेगा? वो 3D में फैलेगा। तो मान लो आपने यहाँ पे एक सर्कुलर एरिया लिया, तो इस सर्कुलर एरिया से जितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस कर रहे हैं दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नहीं समझ में आया? देखो, मान लो तुमने एक सर्कुलर एक कार्डबोर्ड बनाया, उस सर्कुलर कार्डबोर्ड से जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस कर रहे हैं दैट इज अ मेजरमेंट या इंडिकेटर ऑफ द फ्लक्स दैट इज क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। तो जब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करेंगे गिवन एरिया को तो फ्लक्स ज्यादा होगी। फ्लक्स ज्यादा होने का मतलब क्या है? एनर्जी दैट इज क्रॉसिंग द गिवन एरिया दैट इज व्हाट that is high and that is why we are having a higher flux. अच्छा, यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया मींस एनर्जी क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, व्हाई आई एम सेइंग सो बिकॉज मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या स्टोर रहती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या स्टोर रहती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या स्टोर रहती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को लेके आते हो, मान लो एक प्लस क्यू चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, ध्यान से सुनो, एक प्लस क्यू चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक दूसरा चार्ज लेके आते हो प्लस Q1, तो बेसिकली आपको इसको इसके पास लाने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ से। ये सपोज आपका हाथ है, अदरवाइज अगर आप छोड़ दोगे तो ये भाग जाएगा। तो आपने जो वर्क किया है, मैंने बताया था, वही वर्क इस सिस्टम के अंदर क्या बन के स्टोर हुई है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बताया था मैंने आपको, आज भी बताया है, इससे पहले भी बताया है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये एनर्जी कहाँ स्टोर रहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के फॉर्म में स्टोर रहती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर रहती है। तो जब मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, दैट मींस व्हाट इज एक्चुअली क्रॉसिंग दैट गिवन एरिया? फ्लक्स। इसको और अच्छे से कैसे समझे? फील के साथ, एनर्जी दैट इज क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? पक्का बोलना पड़ेगा, चुप नहीं रह सकते तुम। ऐसे चुप कैसे रह सकते हो यार? हाउ कैन यू जस्ट कीप क्वाइट लाइक दिस? बोलो, समझ में आया? ठीक है। तो फ्लक्स का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या आया? बोलो। फ्लक्स का मैथमेटिकल डेफिनेशन है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है। अच्छा, अब हम समझते हैं, दो तीन बातें समझते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी। ध्यान से सुनो। सपोज ये एक क्यूब है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक क्यूब है। ठीक है। और यहाँ से एल दूरी पे ये क्यूब सिचुएटेड है, और इस क्यूब की लेंथ है, एज लेंथ है ए। ठीक है। और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज गिवन बाय ई नॉट आई कैप। ई नॉट आई कैप की तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और ये क्यूब ऐसे रखा है। आपको बताना है व्हाट इज द नेट फ्लक्स क्रॉसिंग दिस क्यूब। आपको ध्यान देना है कि फ्लक्स का डेफिनेशन है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सोचो एक मिनट, एक मिनट सोचो एवरीवन।
सोच के जवाब देना। लेट मी मार्क दिस A B C D E F G H। ठीक है, अब ध्यान से सुन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही है, ध्यान से देख, along the x एक्सिस जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, 3D में जा रही है। अभी मैं कुछ फेसेस के नाम बोलूंगा, एक ले रहा हूं मैं फेस A D B C, एक फेस ले रहा हूं E F G H, ठीक है, एक फेस ले रहा हूं B C F D, एक फेस ले रहा हूं A H G E जो बॉटम वाला फेस है, एक फेस ले रहा हूं C F G E, C F G D सॉरी, और एक फेस ले रहा हूं B E H A। 6 फेसेस लिए मैंने। हर एक फेस के लिए हम कैलकुलेट करेंगे E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। आइए, अगर मैं ADBC की बात करूं, ADBC, तो ADBC के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है E नॉट आई कैप, बट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है A स्क्वायर माइनस आई कैप। क्या आप एग्री करते हो? क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, क्या वो नॉर्मली आउटवर्ड होगी? तो अगर मैं फेस ABCD की बात करूं या ADBC की बात करूं, क्या नॉर्मली आउटवर्ड विल इट बी अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस? तो क्या ये स्क्वायर माइनस आई कैप हो जाएगा? तो क्या आपका जो रिजल्ट आएगा, क्या वो आ जाएगा माइनस E नॉट A स्क्वायर? क्या मेरी बात समझ में आई है? EFGH की बात करते हैं। व्हाट इज EFGH? EFGH आ जाएगा E नॉट आई कैप डॉट A स्क्वायर आई कैप, विल इट बी इक्वल टू E नॉट A स्क्वायर। ठीक, BCFD की बात करते हैं। BCFD के लिए अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है E नॉट आई कैप, बट एरिया वेक्टर हो जाएगा A स्क्वायर J कैप। यस और नो? तो क्या I डॉट J 0 होता है? तो क्या ये 0 हो जाएगा? यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा है यार, रेस्पॉन्स बहुत ही गंदा है। E डॉट A, आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो वेक्टर्स का, डॉट प्रोडक्ट मैथमेटिकल टूल किट, पहला एकदम बिगिनिंग का फर्स्ट 1 मंथ, ये आपको समझना पड़ेगा यार, कम ऑन, ठीक है ना? AHG की बात करो, AHG की अगर हम बात करें, AHGD की, सॉरी AHGD, AHG नहीं, AHGD की बात होगी। विल इट बी अगेन AHGD के लिए, डू यू थिंक इट विल बी E नॉट आई कैप डॉट A स्क्वायर माइनस J कैप? इट इज अगेन 0। अब CFGD की बात करते हैं। CFGD की बात करें तो CFGD में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E नॉट आई कैप एंड एरिया वेक्टर विल बी A स्क्वायर माइनस K कैप। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? इज इट 0? क्योंकि वो आउटवर्ड बाहर की तरफ चला जाएगा। वो फेस देखो पीछे की तरफ, CFGD। यस और नो? अगर BEHA की बात करूं तो एरिया वेक्टर इज E नॉट आई कैप डॉट, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट आई कैप डॉट, ये भी 0, सब जोड़ दो तो फाइनल रिजल्ट आएगा, ये देखो, माइनस E नॉट A स्क्वायर और प्लस E नॉट A स्क्वायर का सम भी 0 आता है। तो क्या सभी का E डॉट डी तुमने सभी एरियाज के लिए किया, तो क्या नेट की वैल्यू 0 आ गई? ये सब अगर जोड़ दोगे, सबका E डॉट डी का सम 0 आया। इसका मतलब व्हाट इज द नेट फ्लक्स दैट इज क्रॉसिंग दिस, नेट फ्लक्स दैट इज क्रॉसिंग दिस गिवन एरिया, दैट विल बी 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, so I will stop this lecture today, we will continue this lecture tomorrow, ठीक है?